India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नारदा घोटाला केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के चारों नेताओं को दी अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा लंबित मुकदमे पर प्रेस में बयान नहीं देंगे नेता। 2 लाख रुपए के निजी बॉन्ड भरने का दिया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग वाली सुशील कुमार की मां की याचिका खारिज। वादी का दावा छवि को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने कहा मीडिया में हमारे काम की तारीफ हुई। जयपुर गोल्डन अस्पताल में कोविड मौत मामले में सीबीआई जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। समिति ने त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा मास्क नहीं पहनने या लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करने पर शारीरिक दंड नहीं, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश। India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज नारदा मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। 5 सदस्यीय पीठ ने अंतरिम जमानत देने का फैसला किया, जबकि मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा कि हमारी संभावित राय ये है कि हम अंतरिम जमानत देंगे और फिर मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि इस मामले की सुनवाई में 1 या 2 सप्ताह का समय लगेगा। जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से कहा कि मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए नेता काफी प्रभावशाली है। कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी, जो नारदा मामले में सीबीआई के 17 मई के गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है। पीठ की अंतरिम जमानत के सवाल पर असहमति के कारण चारों नेताओं को 19 मई को हाउस अरेस्ट किया गया और मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस अरिजीत मुखर्जी की पीठ ने गिरफ्तार नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के बाद ये आदेश पारित किया, जिसमें खंडपीठ के 17 मई के 4 टीएमसी नेताओं के जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। पीठ ने शर्त रखी कि चारों नेता नारदा मामले में लंबित मुकदमे पर प्रेस बयान नहीं देंगे या मीडिया में चर्चा नहीं करेंगे। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत मामले में अंतिम आदेश के अधीन होगी और अगर सीबीआई अपनी याचिका में सफल होती है तो वो रद्द हो जाएगी। पीठ ने 2 लाख रुपए के एक निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने का फैसला सुनवाया। बुलाए जाने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होना होगा। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए ये कहा कि आरोपी लंबित मुकदमे को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली है। एसजी ने यह भी कहा कि आरोपियों में जनता की भावनाओं को भड़काकर भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता है, जो जांच या मुकदमे को प्रभावित कर सकती है। पीठ ने इस मौके पर सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या गिरफ्तार किए गए नेताओं को हिरासत में रखना आवश्यक है। उनमें से 2 कैबिनेट मंत्री और उनमें से 1 विधायक है, जब उन्हें 4 साल से अधिक समय तक जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि 4 साल से अधिक समय से जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए टीएमसी नेताओं को अब हाउस अरेस्ट में क्यों रखा जाना चाहिए, जब उन्हें महामारी के दौरान सार्वजनिक कार्य करने की आवश्यकता है।
सॉलिसिटर जनरल ये भी चाहते थे कि अदालत एक शर्त रखे कि यदि आरोपियों को जांच या मुकदमे के लिए पेश होने के लिए कहा जाए तो आरोपी भीड़ इकट्ठा न करें या सार्वजनिक विरोध न करें। इसका आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी सुझाव दिया कि उन्हें वीसी के माध्यम से जांच के लिए पेश होने के लिए कहा जा सकता है। पीठ मुख्य मामले की सुनवाई सोमवार 31 मई दोपहर 12 बजे से करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार के खिलाफ मीडिया में चल रही खबरों को रोकने के लिए उनकी मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि उन्हें याचिका में सुनवाई का कोई आधार नहीं दिखता। वहीं पुलिस ने कहा कि मीडिया में हमारे काम की तारीफ हुई। सागर पहलवान के हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है। सुशील कुमार की मां की मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सागर पहलवान हत्या मामले में सुशील कुमार की नाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुशील की मां ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मीडिया कवरेज पर रोक लगानी जरूरी है। सुशील कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक में भी उन्होंने भारत को 2 मेडल दिलाए हैं। उनके बेटे का इस मामले में मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वकील ने कहा कि सुशील ने ओलंपिक में भारत का नाम गर्व से ऊपर किया है। ऐसे में मीडिया में फैल रही खबरों से उनकी और उनके परिवार वालों की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। वकील ने आर्टिकल 19 का हवाला भी दिया। मीडिया सुशील कुमार को एक अपराधी की तरह पेश कर रही है, इस कारण मीडिया ट्रायल पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि इस बाबत सुशील कुमार के वकील ने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस पर पुलिस ने कहा कि हमने सुशील कुमार को खोजने के लिए पूरे पुलिस बल को लगा दिया है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा। इसको मीडिया ने काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। हमारी तारीफ हुई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर पहलवान हत्या मामले में एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें सुशील अपने साथियों के साथ मिलकर सागर और उसके दोस्तों को हॉकी स्टिक से पीटते दिख रहे हैं। इस मामले में सुशील के अलावा 7 और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें सुशील का पीए अजय, भूपिंदर, मोहित, असोदा, गुलाब, मंजीत, रोहित और प्रिंस दलाल शामिल हैं। 4 मई को एक फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद सागर धनखड़ की मौत हो गई। इस मामले में सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और एक वीडियो के सामने आने के बाद अब सुशील कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सुशील कुमार इस वीडियो में हाथ में डंडा लिए दिखाई पड़ रहे हैं और जमीन पर खून से लथपथ सागर पहलवान सुशील कुमार के सामने हाथ जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जयपुर गोल्डन अस्पताल में 23 से 24 अप्रैल की रात को हुई 21 कोरोना संक्रमितों की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट पेश की है। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि अस्पताल में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में 9 पीड़ितों के परिवार ने याचिका दायर की है, जिसमें 23 और 24 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई मौतों की सीबीआई की एसआईटी जांच, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने और उनके परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की गई है। अधिवक्ता उत्सव बैंस के माध्यम से दायर याचिका में एकल माता पिता, अनाथों या उन परिवारों को मासिक भरण पोषण भत्ता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है, जिन्होंने प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण घर को चलाने वाले सदस्यों को खो दिया। याचिका में जिनको प्रतिवादी बनाया गया है वो हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली के एनसीटी सरकार के स्वास्थ्य विभाग और जयपुर गोल्डन अस्पताल। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के एनसीटी के स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्य समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गलत है। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टरों ने रिपोर्ट में मौत का कारण श्वसन तंत्र के फेल होने का उल्लेख किया है, जबकि समय पर उचित ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने पर मृत्यु हुई है। याचिका में इसे देखते हुए प्रार्थना की गई है कि 2 मई की उक्त रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए और मामले में याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों की मौत के कारणों की सीबीआई द्वारा नए सिरे से जांच की जाए।
याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं। कोर्ट जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, नई दिल्ली के सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को जब्त करने के लिए रिट आदेश या निर्देश जारी करे। सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रिपोर्ट को रद्द करने के लिए रिट आदेश या निर्देश जारी करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ितों के परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए प्रतिवादी को रिट आदेश या निर्देश दिया जाए। दिल्ली सरकार ने मुआवजा मंजूर करने के खातिर उन मरीजों के मामलों के मूल्यांकन के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई है जो राजधानी में हाल ही में ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा बैठे। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई। ये आदेश के अनुसार समिति ये जांच करेगी कि नियमानुसार अस्पताल में ऑक्सीजन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था या नहीं। इस माह के शुरू में दिल्ली के बत्रा अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर समेत 12 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई थी। इसी तरह 24 अप्रैल को जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 कोविड मरीजों की जान चली गई। उस बीच राजधानी में तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़े और ऑक्सीजन की भारी कमी पैदा हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उन बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना महामारी ने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है और शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की जिनकी मौत हो गई है और वो अनाथ हो गए हैं। न्यायमूर्ति LN राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने भी सभी जिलाधिकारियों को शनिवार शाम तक उन बच्चों की पहचान करने को कहा जो मार्च 2020 के बाद से अनाथ हुए हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने उन बच्चों की जानकारी NCPCR की वेबसाइट पर भी डालने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की याचिका पर आया है। याचिका में राज्य सरकारों द्वारा अनाथ बच्चों की पहचान करने और उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराए जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस महीने दूसरी बार 24 घंटे में 2 लाख से कम 1,86,364 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 27 लाख आपको बता दें कि उससे ज्यादा अब हो गई है और ऐसे में अगर नजर दौड़ाएं आंकड़ों पर तो देश में 44 दिन बाद कोरोना संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैट्रिक सेलुलर सर्विसेज को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस लौटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कंपनी की मांग को ठुकराते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मामले की जांच आरंभिक चरण में है। ऐसे में जब्त किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को वापस करने का आदेश अभी नहीं दिया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में कंपनी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस योगेश खन्ना ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त करने में कानून की अवहेलना नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने ये कार्रवाई तब की जब महामारी के दौरान ऑक्सीजन राज्य में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी और जरूरतमंद लोगों तक और मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ता कंपनी केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल जून में जारी उस आदेश की अनदेखी कर रही थी जिसमें इस कंपनी या इसके जैसी अन्य कंपनियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि यदि जब्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर याचिकाकर्ता को वापस करने का आदेश दिया जाता है तो ये 2 जजों की बेंच के आदेश की भी अवहेलना होगी और ऐसे में 2 जजों की बेंच ने पुलिस और जिला अधिकारियों से कालाबाजारी में जब्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों के जरूरतमंद मरीजों के लिए इस्तेमाल करने का आदेश भी दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कंपनी की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस लौटाने की मांग की गई थी। कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर और सीमा शुल्क और GST का भुगतान करते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात किया है। ये दलील देते हुए कंपनी ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को वापस लौटाने की मांग भी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में सूचना और प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती
दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के साथ ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा अनुपालन न करने के खिलाफ एक याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता और ट्विटर के उपयोग करने वाले अमित आचार्य द्वारा ये याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि ट्विटर एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यम है, जैसा कि आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित किया गया है। इसीलिए इन नियमों के प्रावधान द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। 26 मई को भारत सरकार के नियमों के तहत सभी एसएसएमआई द्वारा उक्त नियमों के अनुपालन के बारे में पूछताछ करते हुए एक सर्कुलर जारी किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त आईटी नियमों के नियम 4C के अनुसार प्रत्येक एसएसएमआई को एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। रेजिडेंट शिकायत अधिकारी मंच पर उपयोगकर्ताओं के बीच या पीड़ित द्वारा की गई शिकायतों के निवारण और निपटान के लिए जिम्मेदार होगा। आचार्य का कहना है कि नियमों का पालन न करने पर ट्विटर इंडिया और ट्विटर किसी भी रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करने में विफल रहे हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि ट्विटर एक यूजर के रूप में 26 मई 2021 को अपने ट्विटर को स्क्रॉल करते हुए उन्होंने 2 व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से अपमानजनक, झूठे और असत्य ट्वीट्स पाए। नियमों के अनुसार उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की तलाश करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें ट्विटर के पेज पर निवासी शिकायत अधिकारी का कोई विवरण नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है और ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि तब तक आयकर विभाग कार्रवाई जारी रख सकता है। हालांकि उसके द्वारा कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इस मामले में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा को कालाधन कानून के तहत नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर वाड्रा की याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वाड्रा ने आयकर विभाग द्वारा कालाधन कानून 2015 की धारा 10(1) के तहत 4 दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2019 को जारी किए गए नोटिस को चुनौती भी दी है। कोर्ट 10 अगस्त को करेगा इस मामले में अगली सुनवाई। दरअसल वाड्रा ने 2018 और 2019 में खुद को जारी किए गए एक नोटिस और इससे 7 मई को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस तथा 17 और 22 मई को जारी किए गए पत्रों को अवैध और असंवैधानिक घोषित किए जाने का आग्रह किया। उनका तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक पुराने निर्देश को दोहराया कि कोई भी नागरिक जिसने मास्क नहीं पहना है या सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन नहीं करता है या लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करता है, उसकी पिटाई नहीं की जानी चाहिए या शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन के खंडपीठ ने उक्त टिप्पणी पुलिस अधीक्षक इंदौर को पुलिस द्वारा की गई ज्यादती और पिटाई की शिकायतों के ऊपर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उक्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए की है। अश्विन शर्मा और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका में पुलिस स्टेशन परदेशीपुरा इंदौर में तैनात 2 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की निर्देश देने की मांग की गई थी, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी और स्वतंत्र समिति या शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी, जो पुलिस कर्मियों की ज्यादतियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकेगी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 8 अप्रैल 2021 को प्रकाशित समाचार के अनुसार पुलिस स्टेशन परदेशीपुरा इंदौर के 2 कांस्टेबलों को एक ऑटो रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया था। कांस्टेबल्स ने चालक को उचित तरीके से मास्क नहीं लगाने के लिए पीटा था। थाने में आने से इनकार करने पर पुलिसकर्मियों और ऑटो चालक रिक्शा के बीच हाथापाई भी हुई और उसे जबरन थाने ले जाया गया, जबकि वहां खड़े रिक्शा चालक के बेटे ने पुलिसकर्मियों से अपने पिता को ना पीटने की गुहार लगाई। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने एक मामले का जिक्र करने के अलावा पुलिस अत्याचार के 3 अन्य मामलों का जिक्र भी किया, जिसमें पिछले 3 महीनों में मध्य प्रदेश में एक वकील और 2 पत्रकारों पर पुलिस ने हमला भी किया था। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की
पुलिस कर्मियों को लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन कराने या लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू प्रतिबंधों का पालन करने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक जिले में बफर स्टॉक के रूप में बनाए जाने और बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा तय करने का फैसला लेने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को कम से कम साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन के बफर स्टॉक की न्यूनतम मात्रा तय करने पर फैसला लेना चाहिए ताकि बफर का उपयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सके। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 4 दिनों के भीतर बफर स्टॉक बनाने का था और अब तक इतने दिन बीत चुके हैं। ये प्रत्येक जिले में उपलब्ध ऑक्सीजन के स्टॉक के राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए चार्ट के माध्यम से पता चला और बताया गया कि कुछ जिलों में शून्य बफर स्टॉक है। अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने प्रस्तुत किया कि उड़ीसा से ऑक्सीजन की सोर्सिंग 3 गुना अधिक महंगी है और इसके लिए आवश्यक समय भी अधिक है और इस प्रकार केंद्र सरकार को राज्य को इसे स्थानीय रूप में खरीदने की अनुमति देनी चाहिए। एमिकस क्यूरी विक्रम हुइलगोल ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को आवंटन पर पुनर्विचार करना चाहिए और कर्नाटक के भीतर से उत्पादन की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि उड़ीसा में चक्रवात है और वहां से ऑक्सीजन लाना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दायर लिखित प्रस्तुति में ये कहा गया है कि 23 मई से कर्नाटक राज्य के लिए ऑक्सीजन का आवंटन संशोधित कर 1200 मीट्रिक टन कर दिया गया है। आवंटन में से कुल 370 मीट्रिक टन कर्नाटक राज्य के बाहरी स्थानों से आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए चार्ट से पता चलता है कि 10 मई से 21 मई के बीच राज्य के बाहर से केवल 297 मीट्रिक टन की खरीद की जा सकी है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.